हेलो एंड वेलकम टू इंजीनियरिंग बज़ इंस्टीट्यूट। मैं विपिन कुमार आपको सिविल थ्रू क्वेश्चंस में स्वागत करता हूं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें हम लोग तीसरा लेक्चर अब देखने जा रहे हैं, जिसमें मैंने आपको कल क्वेश्चन पोस्ट कर दिए थे, लेकिन किसी टेक्निकल इशू की वजह से मेरे को ये दोबारा रिकॉर्ड करनी है वीडियो, क्योंकि वो वीडियो हमारी रेंडरिंग प्रॉपर्ली नहीं हो पाई थी। इस वजह से मैं इसको दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये जो हमारा लेक्चर सीरीज़ जो चल रहा है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, वो किस किस एग्ज़ाम के लिए वैलिड रहेगा और इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो वो आप एसएससी, जेई, गेट एग्ज़ाम, ईएससी, पीएसयूज़, कोई भी जेई एग्ज़ाम, स्टेट जेई एग्ज़ाम, ए एग्ज़ाम, यूपीएससी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए भी वैलिड है। अभी कन्वेंशनल के हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे जेपीएससी में। अभी जेपीएससी का कन्वेंशनल बाकी है, तो जेपीएससी के लिए भी ये वैलिड है कोर्स। उसके बाद यूकेपीएससी होने वाला है, जेपीपीएससी हमेशा हो रहा है हर साल, और यूके ट्रिपल एससी का भी फॉर्म फिल हुआ है। तो हर एक एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बता देते हैं कि हम लोग डेली हम लोग 10 क्वेश्चंस से लेके 15 क्वेश्चन हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डालते रहते हैं, जिसमें हम लोग उसका वीडियो सॉल्यूशन कुछ ही टाइम के बाद उसमें पोस्ट कर देते हैं लिंक। और हमारा जो वीडियो सॉल्यूशन रहता है वो हमारा यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग बज़ इंस्टीट्यूट पर रहता है। और इस कोर्स का हम लोग नाम दे सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वीडियो सॉल्यूशन सीरीज़। इसमें हम लोग वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जो भी हम लोग क्वेश्चन पोस्ट करते हैं। आगे हम बात करते हैं हमारे जो टेलीग्राम चैनल हैं, उनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो उसको आप जाके देख सकते हैं और ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें काफ़ी सारे मेंबर्स हैं और काफ़ी सारे मेंबर्स इस ग्रुप का फ़ायदा उठा रहे हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करके और क्वेश्चंस को वहाँ पे ही आस्क कर देते हैं अगर उनको डाउट आता है। तो अब मैं बता देता हूँ हमारे जो कोर्सेज जो चल रहे हैं वो यहाँ पे हमारे करंट अफेयर्स चल रहा है, बीएमसी चल रहा है, एफएम चल रहा है, स्टैटिक जीके चल रहा है, सॉम चल रहा है, जिनकी टाइमिंग यहाँ पे दे रखे हैं। मैं सॉम को आपको रात के 11 बजे के आसपास आपको डाल देता हूँ। और इसके बाद हम लोग जान लेते हैं जो क्विजेस हम लोगों ने अभी तक अपलोड कर दिए हैं। करंट अफेयर्स में 176 क्वेश्चन हो चुके हैं, बीएमसी में 190 क्वेश्चन हो चुके हैं, सर्वेइंग में आपके 135 क्वेश्चन हो चुके हैं, एफएम में आपके 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, स्टैटिक जीके में आपके 70 क्वेश्चन हो चुके हैं, सॉम में आपके 130 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कल का ये क्वेश्चन जो हम लोगों का बचा था 31 मई, मतलब कल को 31 मई थी, तो कल का हमारा सॉम के क्विजेस का सॉल्यूशन मैं आप प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि हम लोग 11 बजे प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो फॉर इलास्टिक मटेरियल इज़। कल मैंने बता दिया था रेंज होती है आपकी कोई भी इलास्टिक मटेरियल के लिए। अगर हम लोग इंजीनियरिंग पर्पस से बात करेंगे तो मैंने बताया था आपको 0 से लेके 0.5 के बीच में रेंज करता है म्यू की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ से हमारा मैक्सिमम जो वैल्यू होगा 0.5 हो जाएगा। गेट में पूछा क्या है, इस वाली जो सीरीज़ है, जो हमारी जो सीरीज़ चल रही है, इसमें हम लोग गेट के ही क्वेश्चन देखेंगे, 10 के 10 क्वेश्चन जो कि गेट में आए हुए हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कैंटिलीवर बीम ऑफ ट्यूबुलर सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 मटेरियल्स, कॉपर एज आउटर सिलेंडर, स्टील एज इनर सिलेंडर. It is subjected to a temperature rise of 20 degree centigrade. Alpha copper is greater than alpha steel. Stresses develop in tube will be. Stresses बताना है कि ट्यूब में क्या क्या होंगे. Compression in steel, tension in copper, tension in steel, compression in copper. No stresses in found in both, टेंशन इन बोथ मटेरियल. सो दोस्तों एक गेट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसमें हम लोगों को क्या बताना है, सबसे पहले इन्होंने क्या दे रखा है कि आपका एक ट्यूबुलर सेक्शन है जो कि एक फिक्स रोड का है एक एंड पे, और उसके बाद इसमें आपको अंदर वाला जो मटेरियल उन्होंने बोल रखा है कि ये स्टील है और बाहर वाला जो मटेरियल है वो कॉपर है. और इसमें टेम्परेचर राइज इन्होंने दे रखा है जो कि हो रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और अल्फ़ा कॉपर आपको दे रखा है ग्रेटर देन अल्फ़ा स्टील. और आपसे पूछा है यहाँ पे, पहले मैं बता देता हूँ कि अल्फ़ा क्या है. यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. अब बात ये आती है, आपसे पूछा हुआ कि उन्होंने, देख लेते हैं हमने क्या पूछा उन्होंने, स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन ट्यूब विल बी. स्ट्रेसेस क्या होंगे. अब देखिए अल्फ़ा जिसका ज़्यादा होगा उसमें एक्सटेंशन भी उतना ज़्यादा होगा, यानी कि डेल्टा एल जो कॉपर में होगा वो ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू डेल्टा एल ऑफ स्टील. लेकिन क्या हो रहा है, अगर ये अंदर वाला मटेरियल स्टील है, बाहर वाला कॉपर है, तो क्या होगा कि वो अपने प्लेस में रहना चाहेगा. मतलब कॉपर तो हमेशा बढ़ना चाहेगा, लेकिन स्टील क्या करेगा, इसको रोकेगा. क्यों? क्योंकि स्टील का अल्फ़ा कम है, लेकिन ये बढ़ना चाहेगा, इसके रिस्पेक्ट में ये बढ़ना चाहेगा, ये रोकेगा. तो इक्विलिब्रियम में रखने के लिए तो वो क्या बोलेगा
कि इसमें अभी एक्सटेंशन हो रहा है, मतलब टेंशन क्रिएट हो रहा है, लेकिन टेंशन नहीं होके इसमें कंप्रेशन स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो जाएंगे, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आपके कॉपर में प्रोड्यूस हो जाएंगे। और अब क्या करेगा, देखिए स्टील का अल्फ़ा कम है, लेकिन ये चाहेगा कि इसके कंपैरिजन में कम एक्सटेंड हो, लेकिन कम ना हो के वो क्या करेगा, इस कॉपर के वजह से थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एक्सटेंड होगा। तो इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे टेंशन या टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी कि स्टील में आपका टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होगा। तो आंसर आपका यहाँ से बी वाला हो जाएगा, टेंशन इन स्टील, कंप्रेशन इन कॉपर। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर टू मटेरियल ए एंड बी शोन बिलो। यहाँ पे आपको स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम दे रखा है, दो मटेरियल है ए और बी। उसके बाद आपको द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड बेस्ड ऑन दिस डायग्राम। दो स्टेटमेंट उन्होंने बताए हैं इस डायग्राम को देखते हुए। मटेरियल ए इज़ मोर ब्रिटल देन मटेरियल बी। मटेरियल ए आपका ब्रिटल है क्या मटेरियल बी से। अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बी इज़ मोर देन दैट ऑफ ए। Ultimate strength of material B is more than that of material A. With reference to the above statement, which of the following applies? Both statements are false. Both statements are true. First is true. Another is false. First is false. Second is true. गेट 2000 में आ रखा है ये क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्या करना है, आपको क्या बताना है, सबसे पहले देखिए मटेरियल बी का अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये इसमें स्ट्रेन थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है इसके कंपैरिजन में। यहाँ पे देखिए ये इसका स्ट्रेन यहाँ तक ही है, इसमें स्ट्रेन यहाँ तक ही है, यहाँ पे स्ट्रेन देखिए थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है इसके कंपैरिजन में। तो किसी में भी स्ट्रेन अगर ज़्यादा होगा, अगर किसी भी मटेरियल में स्ट्रेन ज़्यादा होगा तो डेट इज़ हम लोग वो बोल सकते हैं कि वो मटेरियल आपका डक्टाइल होगा। मतलब सिंपल सी बात है, कॉपर में स्ट्रेन ज़्यादा रहेगा और आयरन में कम रहेगा। तो इसके अगर मैं इसको कॉपर बोलूँ, इसको मैं आयरन बोलूँ, तो आयरन में आपका आयरन इससे कम डक्टाइल हो जाएगा, कॉपर ज़्यादा डक्टाइल होगा। तो ये कॉपर डक्टाइल ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें स्ट्रेन ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें डक्टाइल इन नेचर शो करेगा मटेरियल बी, यानी कि डक्टाइल होगा। तो अगर मटेरियल ए की बात करूँ तो मटेरियल ए बी के रेस्पेक्ट में क्या ब्रिटलनेस शो करेगा, यानी कि ये इसके कंपैरिजन में ब्रिटल होगा। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है मटेरियल ए इज़ मोर ब्रिटल देन मटेरियल बी इज़ राइट। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बी इज़ मोर देन दैट ऑफ ए। अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ए इज़ मोर देन दैट ऑफ ए। अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बी इज़ मोर देन दैट ऑफ ए। लेकिन क्या है कि आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि स्ट्रेस जो हो रहा है सबसे ज़्यादा इसमें आ रहा है। अल्टीमेट स्ट्रेस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका मटेरियल ए शो करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है मटेरियल, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बी इज़ मोर देन डेट ऑफ बी, मतलब मोर देन डेट ऑफ ए। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या मटेरियल ए आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ शो कर रहा है, अल्टीमेट स्ट्रेस शो कर रहा है। तो हमारा मटेरियल ए में अल्टीमेट स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बी इज़ मोर देन डेट ऑफ ए, यानी कि स्टेटमेंट 2 जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा। तो कौन सा वाला हमारा इसमें बनेगा, आपका सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। मटेरियल डेट एग्जिबिट्स द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन एट अ पॉइंट इज सेड टू बी। सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बताता हूँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है। ये हर एग्जाम में मिलेगा आपको, जब भी कोई भी पेपर देने जाएंगे आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। आप आजमा के देख लेना, हर सेट में आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, मोस्टली चांसेस रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। मटेरियल दैट एग्जिस्ट द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या, पहले मैं एक डेफिनेशन समझा देता हूँ इन सबकी क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या होता है। सपोज करा एक बॉडी है यहाँ पे, इसमें आपको इस डायरेक्शन में एप्सिलॉन 1 एक प्रॉपर्टी शो हो रही है और इस डायरेक्शन में भी आपको एप्सिलॉन 1 प्रॉपर्टी शो हो रही है। इस पॉइंट पे हम लोग बात करें, अगर मैं एक पॉइंट और कंसीडर करूँ, इसमें देखूँ मैं यहाँ पे एप्सिलॉन 2 शो हो रहा है प्रॉपर्टी, यहाँ पे एप्सिलॉन 2 प्रॉपर्टी शो हो रहा है। मतलब किसी भी पॉइंट पे सेम
किसी भी डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी रहेगी, मतलब किसी भी पॉइंट पे आप इस पॉइंट पे बात करेंगे तो किसी भी डायरेक्शन में जाके देखोगे तो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 1 आएगा। इस पॉइंट पे बात करेंगे तो एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 2 आएगा। मतलब किसी भी डायरेक्शन में इसी पॉइंट पर किसी भी डायरेक्शन में अगर प्रॉपर्टी सेम आती है तो उस मटेरियल को हम लोग बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। और होमोजेनियस क्या होता है, होमोजेनियस भी इसी से मिलता जुलता एक डेफिनेशन बन जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज करा मैंने इसमें भी 2 पॉइंट कंसीडर किया, इस पॉइंट पे हम लोग देखते हैं कि इस डायरेक्शन में एप्सिलॉन 1 प्रॉपर्टी शो हो रहा है, इस डायरेक्शन में एप्सिलॉन 2 प्रॉपर्टी शो हो रहा है, और इस पॉइंट पे हम लोग देखते हैं कि इसी डायरेक्शन में जो एक्स एक्सिस वाली मैंने अभी कंसीडर की है तो इसमें इसी डायरेक्शन में जो एप्सिलॉन 1 होगा वो प्रॉपर्टी शो हो रही है। और जो मैंने 45 एंगल पे आपको एक डायरेक्शन यहाँ पे शो की है वो भी मैं यहाँ पे देखता हूँ तो इसी डायरेक्शन में आपका सेम प्रॉपर्टी शो हो रही है। तो यानी कि ऐसे टाइप की कोई भी मटेरियल जिसमें क्या होगा कि हर एक पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी शो होगी तो उसको बोलेंगे हम होमोजेनियस मटेरियल। ऑर्थोट्रॉपिक में क्या होगा कि डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन होगा। मतलब अगर यहाँ पे आप बात करोगे तो यहाँ पे एप्सिलॉन 1 है, यहाँ पे आपका एप्सिलॉन 2 है, इस पॉइंट पे जाएंगे तो यहाँ पे एप्सिलॉन 1 डैश होगा, यहाँ पे एप्सिलॉन 2 डैश होगा, तो सेम प्रॉपर्टी नहीं होगी। यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होगी डिफरेंट डायरेक्शन में। विस्कोइलास्टिक क्या होगा, विस्कोइलास्टिक में क्या होगा, ऐसा कोई भी विस्कोइलास्टिक मटेरियल वो मटेरियल होगा जिसमें विस्कोसिटी विस्कस प्लस इलास्टिक बिहेवियर दोनों ही शो होगा, इलास्टिक बिहेवियर दोनों ही शो होगा। when undergoing deformation तो विस्कस और इलास्टिक प्रॉपर्टी दोनों ही शो होता है, उस टाइप के मटेरियल को हम लोग बोलते हैं विस्को इलास्टिक मटेरियल। तो आपका इसका आंसर जो हो जाएगा सेम डायरेक्शन क्या है, सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, तो आपका आंसर इसमें डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डायमेंशंस ऑफ फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी का आपका फॉर्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, ई आई होता है। अब ई क्या होता है यहाँ पे, यंग्स मॉडुलस। अब यंग्स मॉडुलस की जो यूनिट रहती है वो आपको पता होगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब न्यूटन का जो अगर मैं इसकी डायमेंशन लिखूँ, न्यूटन एक फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन m होता है, एक्सेलरेशन होता है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप इसको डायमेंशन में लिखेंगे तो एल टी की पावर -2 ये इसका डायमेंशन हो जाएगा न्यूटन का, उस मतलब हाँ फोर्स का। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि नीचे पर मीटर स्क्वायर पर mm स्क्वायर भी है, तो इसको डिवाइड कर देंगे एल स्क्वायर से। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो यहाँ से इसको मिल जाएगा हमारा यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन आ जाएगा ml की पावर -1 t की पावर -2। आई की डायमेंशन आपकी होती है l टू द पावर 4, क्योंकि mm की पावर 4 इसकी यूनिट होती है, तो यहाँ से डायमेंशन l की पावर 4 हो जाएगा। इसमें इंटू कर देंगे हम m l की पावर -1 t की पावर -2 इंटू l की पावर 4। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो m l क्यूब t की पावर -2 कौन सा वाला होगा आपका आंसर, ये आपका बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेट में आया हुआ है और हर कंपटीशन में डायमेंशन से क्वेश्चंस आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बार ऑफ वेरिंग स्क्वायर क्रॉस सेक्शन इज लोडेड सिमेट्रिकली एज शोन इन द फिगर। लोड्स शोन आर प्लेस्ड ऑन वन ऑफ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ क्रॉस सेक्शन इग्नोरिंग सेल्फ वेट। मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इन न्यूटन पर mm एनीवेयर निकालना है आपको। तो देखिए मैं आपको मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस निकालना है। पहले तो देख लीजिए कि टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको पता होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब फोर्स क्या है, यहाँ पे हम लोगों को दोनों ही बॉडी में अलग अलग देखना पड़ेगा। आप सबसे पहले यहाँ पे एक सेक्शन लीजिए, इसके लिए आप देखेंगे इस वाली बॉडी के लिए इसको मैं पार्ट 1 बोल दूँ, इसको पार्ट 2 बोल दूँ, तो आपका स्ट्रेस जो होगा, स्ट्रेस को मैं टी से दिखा देता हूँ फिलहाल यहाँ पे। तो T1 इक्वल टू होगा फोर्स यहाँ पे कितना आएगा इस केस में, इसमें आएगा आपका 50। तो 50 किलो न्यूटन है तो आपका 1000 आ जाएगा अपॉन डिवाइड बाय 50 इंटू 50, क्योंकि एरिया यहाँ पे रेक्टेंगुलर है, सॉरी स्क्वायर है तो इस वजह से 50 इंटू 50 होगा। उसके बाद T2 की बात करते हैं। तो T2 में क्या होगा, यहाँ पे एक सेक्शन लीजिए, उसके बाद देखिए कि नीचे डायरेक्शन में कितना फोर्स आ रहा है। टोटल 100 यहाँ से आ रहा है, 100 यहाँ से आ रहा है, 50 ये हो गया, टोटल मिला के हो जाएगा 250। और ये किलो न्यूटन में तो 1000 से इंटू करेंगे डिवाइड बाय 100 इंटू 100। तो दोनों को सॉल्व करके आपको मिलेगा, इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको सॉल्व करके मिलेगा आपको 25
न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो आंसर आपका मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस होगा, तो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कौन सा वाला होगा, T2 होगा, जो कि आंसर इसका C हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेन टेंसर एट अ पॉइंट इन द प्लेन स्ट्रेन केस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन in the following direction along any two arbitrary direction, along any three arbitrary direction, along two mutually orthogonal direction, along any arbitrary direction। 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं, इसमें अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोल रखा है कि कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेन टेंसर एट अ पॉइंट इन प्लेन स्ट्रेन केस। प्लेन स्ट्रेन केस के केस में हमेशा ये नोट कर लीजिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन इसमें बता देता हूँ मैं आपको। इन केस ऑफ प्लेन स्ट्रेन कंडीशन, द कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेन, जो कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेन टेंसर होगा, कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेन टेंसर एट अ पॉइंट जो होगा वो होगा आपका एप्सिलॉन x, एप्सिलॉन y एंड फाई एक्स वाई। तीन कंपोनेंट किसी भी पॉइंट में स्ट्रेन टेंसर के केस में आता है। अब देखिए, इसको फाइंड करने के लिए आपको तीन अननोन है, तीन अननोन्स होंगे, तो भाई कितनी इक्वेशंस की हम लोगों को रिक्वायरमेंट होगी जिससे हमारे तीनों अननोन्स फाइंड हो जाए। तो हम लोगों को तीन इक्वेशंस की हम लोगों को एडिशनल नहीं बोल सकते, तीन इक्वेशंस की हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। तो तीन इक्वेशंस हमारी कहाँ से आती है, वो आती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या करता है कि वहाँ से आपको थ्री आर्बिट्ररी इक्वेशंस दे देता है। अब वहाँ से आपको थ्री आर्बिट्ररी डायरेक्शन में इक्वेशंस मिल जाती है। ठीक है, अब वो इक्वेशन में लिख देता हूँ और डेरिवेशन आपका मैं बता रहा हूँ। कन्वेंशनल कोर्स जो हमारा है, जिसमें हम लोगों ने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसमें आपको मिल जाएगा। जो होगा आपका सबसे पहला आपका होगा फर्स्ट डायरेक्शन में आपको मैं बात करूं तो एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू होगा एप्सिलॉन x cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस एप्सिलॉन y sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस फाई एक्स वाई अपॉन 2 sin 2 थीटा 1। एप्सिलॉन 2 होगा आपका एप्सिलॉन x cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस एप्सिलॉन y sin स्क्वायर थीटा 2 प्लस फाई एक्स वाई अपॉन 2 sin 2 थीटा 2। और एप्सिलॉन 3 जो होगा एप्सिलॉन x cos स्क्वायर थीटा 3 प्लस एप्सिलॉन y sin स्क्वायर थीटा 3 प्लस फाई एक्स वाई अपॉन 2 sin स्क्वायर थीटा 3। तीन इक्वेशन है, तीन अननोन से हम लोगों को यहाँ से फाइंड हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेन टेंसर एट अ पॉइंट इन अ प्लेन स्ट्रेन के केस में कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इन द फॉलोइंग डायरेक्शन। कितने डायरेक्शन में होगा, अलोंग एनी थ्री आर्बिट्ररी डायरेक्शन। ये बता दिया मैंने यहाँ पे आपको, थ्री आर्बिट्ररी डायरेक्शन में। तो आगे बढ़ते हैं, 8th क्वेश्चन देखते हैं। फॉर लीनियर इलास्टिक सिस्टम द टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट फंक्शन फॉर स्ट्रेन एनर्जी इज। अब लीनियर इलास्टिक सिस्टम के केस में टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट फंक्शन फॉर स्ट्रेन एनर्जी इज़ क्या होगा। सबसे पहले आप देखिए कि स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। आपको पता होगा स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हाफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन सिग्मा हो गया आपका स्ट्रेस, ये स्ट्रेन हो गया। उसके बाद आप उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे, जैसे आपको पता होगा E इजिकल्स टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करके और लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं A इंटू एप्सिलॉन का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोगों को समझ में आता है, ये इस रिलेशन का हम लोगों को अभी यूज़ पड़ेगा। अब हमको ये पता है कि जो स्ट्रेन होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो डेल्टा L अपॉन L होता है, यानी कि स्ट्रेन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट है ना, जो चेंज आ रहा है वही डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब बात ये आती है कि जो स्ट्रेन एनर्जी है वो क्या होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है और स्ट्रेन का स्क्वायर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन एनर्जी के, तो आप इस स्ट्रेन की जगह पे डिस्प्लेसमेंट को पुट कर दीजिए, आपको स्ट्रेन क्या मिल जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर मिल जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें क्वाड्रेटिक
बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सिमेट्री ऑफ स्ट्रेस टेंसर एट अ पॉइंट इन द बॉडी अंडर इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मास, फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। गेट 2005 में क्वेश्चन पूछा है। सिमेट्री ऑफ स्ट्रेस टेंसर एट अ पॉइंट कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, इज ऑब्टेन फ्रॉम विच इक्वेशन से हम लोगों को फाइंड होती है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो दो डायरेक्शन देखते हैं अब हम इसमें, दो डायरेक्शन सपोज करा, ये डायरेक्शन हमारी सिग्मा वाई है, ये हमारा सिग्मा एक्स है, ये हमारा लग रहा है कोई भी एक कंपोनेंट हो गया हमारा, ये आपका एक कंपोनेंट है उस पर लग रहा है, ठीक है। ये आपका लग रहा है यहाँ से सिग्मा एक्स लग रहा है इस पे, इस वाली फेस पे आपका सिग्मा वाई लग रहा है, इस वाली फेस पे आपका सिग्मा एक्स लग रहा है। अब बात ये आ रही है कि इसमें बोला है कि स्ट्रेस टेंसर एट अ पॉइंट इन द बॉडी अंडर इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन फ्रॉम। अब देखिए अगर आप यहाँ पे शेयर लगाएंगे, इस फेज़ में आप शेयर लगाएंगे तो आपका टाउ एक्स वाई आएगा। तो इक्विलिब्रियम में रखने के लिए बॉडी इसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे वाले फेज़ पे सेम ही स्ट्रेस लगाएगा, जो कि होगा शेयर स्ट्रेस लगाएगा, जो कि होगा टाउ एक्स वाई। अब आप इधर लगाते हैं उसके बाद शेयर, तो इस फेज़ में आप अगर शेयर लगाएंगे तो आपका होगा टाउ वाई एक्स, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में फिर शेयर लग जाएगा इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इसको टाउ वाई एक्स। अब बात ये आ रही है कि इसमें क्वेश्चन पूछा है कि सिमेट्री ऑफ स्ट्रेस टेंसर एट अ पॉइंट इन द बॉडी, कोई भी बॉडी में स्ट्रेस टेंसर एट अ पॉइंट अंडर इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन फ्रॉम। अब देखिए कैसे ये ऑब्टेन हो। अब हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये फेस हमारा डी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डी है, ये भी, तो यहाँ से हाफ वाला हो जाएगा d/2, ये भी हाफ वाला d/2, ये भी d/2 हो जाएगा, ये भी d/2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट हम एक मोमेंट की इक्वेशन लिखते हैं। तो वो कैसे लिखेंगे, हम लोग पहले लिख लेते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, टेकिंग मोमेंट अबाउट, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं सी, अबाउट सी सेंटर, ठीक है। तो अब इसका मोमेंट इक्वेशन हम लिखेंगे तो क्या आएगा, टाउ वाई एक्स इंटू d/2 ये वाला, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा फोर्स तक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला, और ये इस पॉइंट से वो क्या होगा d/2, टाउ वाई एक्स इंटू d/2 प्लस टाउ वाई एक्स इंटू d/2, इधर से भी आएगा सेम चीज़, क्योंकि ये इधर से ऐसे करके घुमाएगा, ये वाला भी सेम इसी डायरेक्शन घुमाएगा। तो मैंने क्लॉकवाइज यहाँ पे प्लस फिलहाल पॉजिटिव ले लिया है, तो यहाँ से d/2 आ जाएगा इज़ इक्वल टू, ये अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहा है, टाउ एक्स वाई इंटू d/2, टाउ एक्स वाई इंटू d/2, तो दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहा है, तो इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि सम ऑफ मोमेंट अबाउट दिस इज़ ज़ीरो। हमेशा ध्यान रखना, मोमेंट अबाउट सी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो यहाँ से ये नेगेटिव आता है, इसको मैंने इधर सामने से लिख देता हूँ, तो इसका कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। टाउ एक्स वाई इंटू d/2, यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स मिल जाएगा। तो यानी कि हम लोगों को जो इक्वेशन मिली है जिसमें हमारा सिमेट्री मिल रही है स्ट्रेस टेंसर का, वो किसकी वजह से मिल रही है, वो मिल रही है हमारा सी वाले ऑप्शन की वजह से, मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की वजह से। गेट 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद 10th क्वेश्चन देखते हैं, अ मेटल बार ऑफ लेंथ L इज इंसर्टेड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट and its temperature is increased by 10 degree centigrade if the thermal coefficient is 12 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade and the Young's modulus is 2 into 10 to the power 5 MPa. The stress in the bar is 0, 12 MPa, 24 MPa, 2400 MPa। गेट 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ क्योंकि पीछे स्लाइड पे जाने में मेरे को फिर मुश्किल हो जाएगा देखने में। तो सबसे पहले लेंथ दे रखी है आपको, यहाँ पे लेंथ दे रखा है 100 mm, टू रिजिड सपोर्ट्स हैं, मतलब आपका जो बार है वो 2 रिजिड सपोर्ट्स के बीच में है। उसके बाद आपका इंक्रीज इन टेम्परेचर दे रखा है आपको, टी से भी लिख सकते हैं और या तो डेल्टा टी से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको जैसा लिखना है। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। इधर थर्मल एक्सपेंशन आपको दे रखा है, वो दे रखा है अल्फा इज इक्वल टू 12 इंटू 10 टू माइनस 6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, और यंग्स मॉडुलस ई दे रखा है आपको 2 इंटू 10 पावर 5 MPa। और स्ट्रेस निकालना है आपको। अब देखिए स्ट्रेस निकालने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखिए कि इसमें इस इंक्रीज इन टेम्परेचर हो रहा है, तो उसकी वजह से जो भी स्ट्रेस आएगा वो वाला फाइंड करिएगा आप। तो थर्मल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यही इसमें आपका लॉजिक है इस गेट में
जो ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें यही आपको लगाना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेल्टा जो चेंज इन लेंथ होता है ड्यू टू टेम्परेचर वो क्या होता है, अल्फ़ा डेल टी इंटू एल। अब अगर आप इसको स्ट्रेन के फॉर्म में लिखेंगे तो एल इसके नीचे आ जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल्स टू अल्फ़ा डेल टी। अब ये आपका स्ट्रेन हो गया, यानी कि एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू अल्फ़ा डेल टी। अब इस स्ट्रेन को हम लोग स्ट्रेस की फॉर्म में लिखते हैं, तो आपका E इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब यहाँ से हम लोग सिग्मा लिखते हैं तो सिग्मा आ जाएगा यहाँ से एप्सिलॉन इंटू E। अब सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन जो होगा यहाँ से अल्फ़ा डेल टी इंटू ई, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा जो दे रखा है वो क्या है 12 इंटू 10⁻⁻6 इंटू डेल्टा टी दे रखा है आपको 10 डिग्री सेंटीग्रेड और ई दे रखा है 2 इंटू 10⁻5। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा 24 MPa। तो आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। सब्सक्राइब करना, लाइक करना प्लीज़, हमको इससे मोटिवेशन मिलती है बहुत सारी वीडियोस आपके लिए ऐसे ही बनाने के लिए। और कमेंट करना अगर आपको कोई भी डाउट आता है या आपको वीडियो पसंद आती है या इस वीडियो से कुछ प्रॉब्लम है या मैंने आपको कुछ गलत चीज़ बता दी तो कमेंट करना ना भूलिएगा। और उसके बाद टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उस लिंक से जाके आप हमको फॉलो करिए और वहाँ पे आप डेली के जो क्विज़ेस चल रहे हैं 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, वहाँ से उनको सॉल्व करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।